हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्री गुरु चैनल पर बात करने जा रहे हैं क्लास 6 होम साइंस चैप्टर 4 हमारे वस्त्र। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विभिन्न प्रकार के वस्त्र या वस्त्र उपयोगी तंतु। अलग अलग तरह के वस्त्र जो हम पहनते हैं हम उनकी बात करेंगे। इसके साथ ही हम वस्त्र उपयोगी तंतु, कुछ ऐसे तंतु होते हैं जो हमारे वस्त्र जिनसे बनाए जाते हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। प्रकृति में ऐसी असंख्य वस्तुएं हैं जिनके बिना मनुष्य का भली भांति जीवित रहना भी असंभव हो जाता है। इन अनगिनत वस्तुओं में उन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का स्थान है जिनके द्वारा हमें तंतु व रेशे प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आपको भी ये बात पता है कि हमारी प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं और जिनके बिना हमारा जीवित रहना मुश्किल हो सकता है या बिल्कुल ही असंभव हो सकता है। ठीक है। और इन्हीं अनगिनत वस्तुओं में आते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है। और इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से हमें कुछ तंतु और रेशे प्राप्त होते हैं। इन तंतुओं को विशेष प्रकार की मशीनों में डालकर अनेक तरह के लंबे व मजबूत धागों में परिवर्तित किया जाता है। इन तंतुओं को बाद में वस्त्र बनाने के काम में लाया जाता है। अतः ऐसे तंतुओं को वस्त्र उपयोगी तंतु कहते हैं। सो बच्चों, आपने सुना इसमें क्या होता है। इन तंतुओं को मशीनों में डालकर लंबे और मजबूत धागे बनाए जाते हैं और उन धागों को जो हमने तंतुओं के यूज़ से वो धागे बनाए हैं उनको वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है और इन्हीं तंतुओं को वस्त्र उपयोगी तंतु कहते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ तंतु खानों व भूमि से प्राप्त होते हैं जिनको खानों से प्राप्त होने वाले तंतु कहते हैं, जिसमें सोना व चांदी उल्लेखनीय है। ऐसे वस्त्र जिनमें सोने व चांदी के रेशे उस प्रयोग में लाए जाते हैं जरीदार वस्त्र कहते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील है। वह केवल उन वस्तुओं से संतुष्ट नहीं रहता जो केवल प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। मनुष्यों ने कुछ रासायनिक द्रव्यों की सहायता से ऐसे तंतुओं का निर्माण किया है जिनको कृत्रिम तंतु अथवा मानव निर्मित तंतु कहते हैं। तो बच्चों, अभी तो हमने बात की नेचुरल जो हमें मिलता है पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से। इसके अलावा कुछ ऐसे भी तंतु होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मनुष्यों ने मशीनों द्वारा बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वस्त्र उपयोगी तंतुओं के प्रकार, जिसमें पहला आपका आता है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित तंतु, तीसरा है मिश्रित तंतु। तो पहले में आपके प्राकृतिक आ गए जो हमें पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे में आपके कृत्रिम मानव निर्मित आ गए जिसमें आर्टिफिशियल जो मानव बना रहे हैं मशीनों द्वारा। और तीसरे में आ गए मिश्रित जिसमें इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। 3 तरह के इसमें तंतु दिए हुए, प्राकृतिक, कृत्रिम और मिश्रित। प्राकृतिक में भी अब 3 प्रकार हैं, वानस्पतिक, प्राणिज, खानों से प्राप्त। वानस्पतिक में क्या आ जाएगा, सूती, लिनन और सन। प्राणिज में आ जाएंगे ऊनी और रेशमी, और खानों से प्राप्त में आ जाएंगे सोना चांदी। ऐसे ही कृत्रिम में टेरिन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक आ जाएंगे। और मिश्रित में आ जाएंगे टेरिकॉट और टेरिवोल। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक तंतु की। प्राकृतिक तंतु की उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला हमने पढ़ा वानस्पतिक। ये हमें वनस्पति एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं जिनमें सूती, लिनन और सन के कपड़े बनते हैं। इसके बाद है प्राणिज तंतु। ये तंतु हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं जिनमें ऊनी व रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। और तीसरा हमने अभी पढ़ा था जिसके बारे में, खानों से प्राप्त तंतु। ये तंतु भूमि से खोद कर निकाले जाते हैं जिनमें सोना व चांदी विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए वानस्पतिक तंतु। अब हम बात करेंगे कृत्रिम तंतु की। कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें नायलॉन, रेयॉन, टेरिन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि आते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनमें अलग अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है और उनसे ये आर्टिफिशियल तंतु, आर्टिफिशियल धागे बनाए जाते हैं जो हम जिनको हम जिनसे बने कपड़ों को हम नायलॉन, रेयॉन, टेरिन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक के नाम से जानते हैं। और तीसरा है मिश्रित तंतु। प्राकृतिक व कृत्रिम तंतुओं को मिलाकर एक नए प्रकार का तंतु तैयार किया जाता है जिसे मिश्रित तंतु कहते हैं। इनमें टेरिकॉट, टेरिवोल आदि बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये बहुत उपयोगी हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूती कपड़े की।
सूती कपड़ा। सूत हमें कपास से मिलता है। कपास एक पौधे से प्राप्त होती है। कपास उष्ण प्रदेश में उगती है। इसको उगाने के लिए हमें मुलायम मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें जल चूसने की शक्ति हो। कपास का पौधा एक फल देता है जो प्रारंभ में हरे रंग का होता है, किंतु पककर वह भूरे रंग का हो जाता है और खुल जाता है। खुलने पर उसमें से रुई प्राप्त होती है। यदि कपास के पौधों के पक जाने पर उसमें से रुई ना निकाली जाए तो कपास में पीलापन उत्पन्न हो जाता है। इस रुई को हाथ व मशीन द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें काले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको बिनौले कहा जाता है। रुई को बिनौलों से अलग करने के बाद इसको हाथ करके अथवा मशीनों के द्वारा सूत में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इससे कपड़ा तैयार किया जाता है। सो बच्चों, एक पौधा होता है जिसे कपास कहा जाता है, ठीक है। कपास का पौधा होता है, उससे हमें ये सूत मिलती है। अब ये होता कैसे है, ये जो गर्मी जहाँ पे होती है वहाँ पे ये कपास की खेती होती है, ठीक है। इसको उगाने के लिए मिट्टी जो है बहुत मुलायम होनी चाहिए और जिसमें जल को सोखने की शक्ति ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी हमें चाहिए होती है। कपास का पौधा एक फल देता है जो शुरू में हरे रंग का होता है, ठीक है। और जब वो पक जाता है, जैसे बाकी फल पकते हैं ऐसे जब वो पक जाता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है और खुल जाता है। तो जब वो खुलता है, यहाँ देखो ये बना हुआ है कपास का, इसमें से ये जब वो खुल जाता है तो ये रुई बाहर आ जाती है। इस रुई को हाथ से या मशीनों द्वारा पौधे से अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें छोटे छोटे बीज जैसे बिनौले होते हैं काले काले रंग के, उनको हटा दिया जाता है। अब इस प्रोसेस को भी या तो हाथ से किया जाता है या फिर मशीनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसे हथ करके हाथ से जो रुई धुनने का होता है उससे या फिर मशीनों द्वारा इसे सूत में बदल दिया जाता है और उसके बाद उस सूत से कपड़ा तैयार होता है। अब ये सूत की क्या विशेषताएं होती हैं? सूत के तंतु छोटे होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। वास्तव में सब वस्त्र उपयोगी तंतुओं में से इसकी लंबाई सबसे कम होती है। सूत के लंबे तंतु बढ़िया किस्म के कपड़े बनाने के काम में लाए जाते हैं। सूत में लिनन के समान चमक तथा चिकनापन नहीं होता है। यह रेशम व ऊन से अधिक भारी होता है। तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा कि सूत के जो तंतु होते हैं वो छोटे होते हैं और इनकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और जो ये अगर देखा जाए तो जितने भी बाकी वस्त्र उपयोगी तंतु हैं जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें इनकी लंबाई सबसे कम होती है। सूत के लंबे तंतु जो होते हैं वो बढ़िया किस्म के कपड़े बनाने के काम में लिए जाते हैं और छोटे से जो नॉर्मल कपड़े बनते हैं वो बनाए जाते हैं। सूत जो होता है बिल्कुल सादा कपड़ा होता है। इसमें लिनन की तरह चमक नहीं होती, चिकनापन नहीं होता, ठीक है। और रेशम और ऊन से भारी होता है ये। अब रगड़ने का प्रभाव। धोते समय सूती कपड़े पर रगड़ने का प्रभाव बुरा नहीं पड़ता। इसकी शक्ति पहले के समान बनी रहती है, अतः इसे धोते समय रगड़ा भी जा सकता है। तो बच्चों, सूत ऐसा कपड़ा होता है जिस पे अगर हम उसे रगड़ें भी तो उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी शक्ति वैसी ही बनी रहेगी। तो इसे रगड़ के धोया जा सकता है। पानी सोखने की शक्ति। सूत में पानी को विलीन करने की बहुत अधिक शक्ति होती है, अतः ये बहुत शीघ्र ही गीला हो जाता है। इसी कारण इसे झाड़न व तौलियाँ बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो बच्चों, इसकी जो पानी सोखने की शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पानी सोख सकता है। इसीलिए इससे झाड़न, जो हम घर में डस्टिंग वगैरह करते हैं, या तौलिए जो होते हैं, टॉवल्स जो होते हैं हमारे, उनको बनाने के काम में इसे लिया जाता है। ताप का संचालक, मतलब कि कितना टेम्परेचर ये वो कर सकता है, एब्जॉर्ब। सूती कपड़ा ताप का अच्छा संचालक है। यह आसानी से गर्मी को बाहर निकालता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। यही कारण है कि इसे गर्मियों में पहना जाता है। तो बच्चों, अगर हम सूती कपड़ा पहनते हैं तो ये हमारे शरीर की जो गर्मी है उसे अंदर बनाए नहीं रखता, उसे बाहर निकाल देता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम ज़्यादातर सूती कपड़े ही प्रेफर करते हैं। सोडे का प्रभाव। थोड़ी मात्रा में कपड़े धोने वाला सोडा सूती कपड़े पर कोई हानि नहीं पहुंचाता, अतः सूती कपड़े धोने के लिए देसी साबुन काम में लाया जाता है। परंतु अधिक तेज सोडा जो है वो सूती कपड़ों का रंग खराब कर सकता है। तो इसीलिए सोडा हमें एक मतलब नियमित मात्रा तक ही यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, सूती कपड़ा हमारा फिनिश हो गया है। अब हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, ऊनी कपड़ा। ऊन प्रायः भेड़ों से प्राप्त होती है, जिनमें सबसे अच्छी भेड़ मेरिनो जाति की मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अंगोरा बकरी, खरगोश, गाय, ऊँट आदि से भी थोड़ी मात्रा में ऊन मिलती है। ऊन की विशेषताएं।
ऊन के तंतु लगभग 3.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये तंतु जितने लंबे हों ऊनी कपड़ा उतना ही बढ़िया और मजबूत होता है। प्रायः बढ़िया ऊन कपड़े और घटिया ऊन नमदे या गलीचे बनाने के काम में लाई जाती है। तो बच्चों, जैसा कि हमने सूती कपड़े में देखा था, उसके तंतु कितने होते हैं, 1.5 से 5 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही छोटे। यहाँ पे ऊन के कितने हैं, 3.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, और जितने लंबे ये तंतु होंगे उतना ही कपड़ा हमारा बढ़िया बनेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो बढ़िया ऊन होती है, जो लंबे तंतुओं से बनी है, वो तो कपड़े बनाने के काम में ली जाती है, और जो घटिया ऊन छोटे तंतुओं से बनी जाती है उसमें नमदे या गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं। लचक। ऊन में एक बहुत बड़ा गुण लचक का पाया जाता है, जिसके कारण यदि ऊन को हाथ में दबाकर ढीला छोड़ दिया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इसी गुण के फलस्वरूप बढ़िया ऊन के वस्त्र अपने आकार को बनाए रखते हैं और अधिक टिकाऊ होते हैं। सो बच्चों, क्या होता है कि ऊन में ना एक विशेषता पाई जाती है, लचक। इस कपड़े में बहुत लचक होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर आप ऊन को दबा के देखो तो वो दब तो जाएगी, लेकिन जब आप उसे छोड़ोगे तो वो वापस अपने आकार में आ जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जो ऊन के बढ़िया कपड़े होते हैं वो अपने आकार को बनाए रखते हैं और ज़्यादा समय तक टिक पाते हैं। दूसरी विशेषता, जुड़ने या फेल्ट बनने का गुण। प्रायः ऊन के रेशे एक दूसरे से अलग रहते हैं, किंतु गर्मी, नमी, रगड़ और दबाव में से वे सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसको ऊन का जुड़ना कहते हैं। ऊन का ये गुण फेल्ट के हेड, जूते आदि बनाने में बहुत लाभदायक होता है। परंतु दूसरी ओर यदि ऊनी कपड़ों को धोते समय सावधानी ना बरती जाए तो ऊनी कपड़े सिकुड़ जाते हैं। ऊनी कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए अति आवश्यक है कि हम ऊनी वस्त्रों को जल्दी से जल्दी नर्म हाथों से और गुनगुने पानी में धोएं, जिससे ऊन के तंतु अलग अलग रहें और जुड़ने ना पाएँ। सो बच्चों, क्या होता है कि ऊन में एक विशेषता होती है कि उसके जो रेशे होते हैं वो गर्मी, नमी, रगड़ से सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, जिसे हम ऊन का जुड़ना कहते हैं। और जैसे कि जो हैड बनते हैं, जूते बनते हैं, उनमें तो ये बहुत काम आता है। लेकिन अगर हम वस्त्रों को धोते समय ध्यान ना रखें, या तो बहुत ज़्यादा उन्हें रगड़ दें या बहुत गर्मी में सुखाएं धूप में, तो उससे क्या होगा कि ये जो उनके तंतु हैं सिकुड़ जाएंगे, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, तो उससे हमारा कपड़ा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको धोते समय ध्यान रखना चाहिए कि नर्म हाथों से धोएं, गुनगुने पानी में धोएं और छाया में सुखाएं। तीसरा, नमी व रगड़ने का प्रभाव। यदि ऊनी वस्त्रों को धोते समय रगड़ा जाए तो इनके तंतु आपस में जुड़ जाते हैं, विशेषकर जब पानी का तापमान बदल दिया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि ऊनी वस्त्र धोते समय पानी का तापमान एक सा रहे और वस्त्रों को अधिक ज़ोर से ना रगड़ा जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको रगड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। ठीक है, तो वही पॉइंट है ये। सूखा ताप। ऊनी वस्त्र बहुत अधिक ताप सहन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ऊनी वस्त्रों पर प्रेस करने से पूर्व एक पतला गीला कपड़ा रख करके रखा जाता है तथा हल्की गर्म इस्त्री से दबा दबा कर प्रेस किया जाता है। क्योंकि क्या होगा, अगर हम तेज़ प्रेस करेंगे तो वही होगा, ज़्यादा गर्मी मिलेगी और वो आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा कपड़ा सिकुड़ जाएगा। ताप का संचालक। ऊन ताप का बुरा संचालक है और शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाने देता है। इसी कारण इसे सर्दियों में पहना जाता है। बच्चों, जैसे हमने सूती कपड़े में पढ़ा था, वो ताप का एक अच्छा संचालक होता है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकलने देता है। लेकिन यहाँ ऊन जो है वो ताप का एक बुरा संचालक है, वो गर्मी को शरीर में बनाए रखता है। इसलिए हम सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उससे हमें सर्दी नहीं लगती है। मजबूती। ऊन का रेशा जितना अधिक लंबा होगा उसमें उतनी ही अधिक मजबूती होगी। ऊन को गीला करने पर उसकी 25% मजबूती कम हो जाती है। अब है रेशमी कपड़ा। ये जो रेशमी कपड़ा है ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो को तब तक आप अच्छे से समझिए और जितने टॉपिक्स मैंने कराए उनको समझिए।